रामपुर नामी गांव में कालिया नाम का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत धोखेबाज था, लेकिन सुरेश बहुत भोला भाला था। जब भी उसे मौका मिलता तो रमेश सुरेश को धोखा देता था। थोड़े वक्त के बाद दोनों की शादी भी हो गई। रमेश की बीवी का नाम था सुखी और सुरेश की बीवी का नाम था चिंटू। एक दिन कालिया, मेरे बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरी तबीयत अब बहुत खराब रहती है। मेरे गुजरने के बाद तुम दोनों बिछड़ मत जाना, एक दूसरे के साथ ही रहना और जायदाद को कभी मत बांटना। ऐसा करोगे तो मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद कालिया की मौत हो जाती है। एक दिन रमेश, अरे भाई सुरेश, अगर हम जायदाद को अपने हिस्सों में बांट लें तो अच्छा होगा। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्लीज ऐसा मत करो भाई। तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो सब सोचने लगोगे तो ये सब कैसे चलेगा? हम दोनों का अलग अलग खानदान है, आगे जाकर मुश्किल ना हो, इसलिए जायदाद को बांटने की बात कर रहा हूँ। बाद में रमेश की पत्नी सुखी, लेकिन जायदाद को बांटने की जरूरत क्या है? अरे पगली, तुम्हें मेरी शायरी समझ नहीं आ रही है? पिताजी की जायदाद के अच्छे अच्छे हिस्से मैं रख लूंगा और बेकार वाले हिस्से सुरेश को दे दूंगा। वो भोला है ना, वो फौरन ले लेगा। जैसे खेती को ले लो, इसको आधा आधा बांट तो दिया है मैंने, लेकिन मेरे हिस्से में बढ़िया पंप, कुआं और पानी है, और उसके हिस्से में तो हैंड पंप के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने खेत में हैंड पंप चलाता है, लेकिन जितना भी ट्राई करो उससे पानी नहीं निकलता है। इससे सुरेश बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रमेश मोटर चलाकर अपने खेत में पानी डाल देता है। बाद में घर पे सुरेश की बीवी चिंटू, अजी सुनते हो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। जिस खेत में पानी आ रहा है उसने रख लिया, और जिसमें पानी नहीं आ रहा वो आपको दे दिया। यही नहीं, हर बात में इसने आपको धोखा दिया है। तुम सच ही बोल रही हो। सही में मेरा भाई बहुत बेईमान है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहकर रमेश के हर धोखे को समझाती है। उसके बाद मिलकर दोनों प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुखी चिंटू से बोलती है, दीदी, मेरे पति ने आपको बहुत धोखा दिया है। सच नहीं बोलूंगी तो मुझे पाप लगेगा। हमारे हैंडपंप से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये बात किसी को ना बताओ, ये कहकर मुझे डराया और धमकाया है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो खुदा का देख लीजिए। भूमिका चिल्ली रमेश के पास जाती है और पूरी बात बताती है। रमेश चौंक जाता है। ये बात सुनकर दोनों खेत में छुपकर देखने लगते हैं। तब सुरेश हैंडपंप के पास जाकर उसके नीचे एक टोकरी को रख देता है। इसके बाद वाटर पंप चलाते ही पाइप से सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। रमेश को पता नहीं था कि वो पाइप में पहले से भरे हुए नकली सिक्के थे, और वो चौंक जाता है। बाद में रमेश सुरेश से, भाई, मुझे तुम्हारे खेत को भी अपने हिस्से में जोड़ने का मन कर रहा है। तुम मुझे बेच दोगे क्या? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा। पिताजी ने रात सपने में मुझे यही बोला था। प्लीज इनकी बातों को मत ठुकराओ। ये लो, पूरी जायदाद के पेपर मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। ये मेरा खेत आप ही ले लो। बाद में रमेश और उसकी पत्नी ने हैंडपंप चलाया और ढेर सारे सोने के सिक्के टोकरियों में भर लिए। उसे एक गाड़ी में लेकर सोनार के पास ले गए। वहाँ दुकान में रमेश, यार सेठ, देख, तुम्हें सोना बेचने आया हूँ। देख कितना सारा है। तुम्हारी औकात है क्या ये सारा खरीदने की? तुम्हें देखकर तो यही नहीं लगता। एक काम करो, तुम अपने दूसरे सोनार साथियों को भी बुला लो। सभी मिलकर सारा सोना खरीद लेना। रेट का फैसला करके सभी को बेच दूंगा। चलो चलो, शाबाश, बुलाओ सबको। वैसे बहुत सारे व्यापारी दुकान के पास आते हैं। एक सुनार एक सिक्के को लेकर उसे पत्थर पर घसीटता है। तब पता चलता है कि पूरा सोना नकली है। तब रमेश को पता है, अरे क्या बे, हमें बेवकूफ समझ रखा है? नकली सोना बेचता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए।